अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए दिन के आगाज़ के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हैं हाफिज़ नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान तरक्की की जानिब बढ़ रहा है और पाकिस्तान को हमेशा मस्बत तब्दीलियों की ज़रूरत होती है और इसीलिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं, उन्होंने कल एक अहम इजलास की सदारत की और उसमें मुआशी सूरत हाल पर खुसूसी गुफ्तगू की गई है और मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बारे में उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुआशी पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखते हुए मज़ीद इक़्तिसादी बेहतरी लाएंगे। उन्होंने कहा खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात निगरान हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। मुआशी बेहतरी के लिए डीरेगुलेशन और खुद मुख्तारी पर तवज्जो मरकूज़ है। अनवारुल हक काकड़ ने मज़ीद कहा कि आवाम फलाह के मनसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे और पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद तेज़ किया जाएगा। सेहत और तालीम के शोबे में आलमी मयार की सहूलतें यकीनी बनाई जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मज़ीद भी उन्होंने ये कहा कि निगरान हुकूमत अपनी महदूद मुद्दत है, लेकिन अगरचे इस महदूद मुद्दत में भी हम लोग काम करेंगे और तमाम तवानाइयाँ मईशत की सलाह पर ख़र्च करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि हिदायत करते हैं कि हर शोबे में जारी इस्लाहात पर मुफस्सिल रिपोर्ट भी उनको पेश की जाए ताकि वो आगे कर सकें सिलसिला। और आप लोगों को ये भी हम बताते चलें कि एक्सपेक्टेड है कि आज शाम या कल सुबह तक जो है वो निगरान कैबिनेट भी फाइनल हो जाएगी ताकि आगे काम बढ़ाया जा सके। ये एक बहुत ज़रूरी अमल है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो निगरान सेटअप मौजूद है वो जिस तरीके से चीज़ों को संभालेगा और आगे चलाएगा, यकीनी तौर पर उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत इफेक्ट होगा आगे पाकिस्तान की आने वाली बेहतरी के फैसले। बिल्कुल, और दुनिया के साथ चलते रहने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मुआशी इस्लाहात के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर तवज्जो दें और वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है कि मुआशी इस्लाहात पर जो है वो बिलखसूस तवज्जो दी जाएगी ताकि मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न किया जा सके। जब आगे बढ़ते हैं, आज के दिन की अहमियत एक और हवाले से भी है और वो ये है कि जितने भी लोग म्यूज़िक लवर्स हैं या स्पेशली जिनको कवाली पसंद है या बहुत ज़्यादा लिरिक्स के साथ उनका वो है रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है, तो वो इनको मेरे ख्याल से याद रखते होंगे। और हर बंदा जो ड्राइव कर रहा होता है, स्पेशली आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो इनकी गज़ल ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आपने मेरे ख्याल से अभी तक गेस कर लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और हम बात कर रहे हैं जी नुसरत फ़तेह अली ख़ान की। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान जिनको शहनशाह भी कहा जाता है सुरों का, और उनके हवाले से हम बात करें। और आज उनकी 26वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। उस पर हमारे पास रिपोर्ट तैयार की है शुमाइला शब्बीर ने। दुनिया मौसीकी में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। गुलकारी में मुनफरिद सुर, लय और ताल में खुदादाद सलाहियतों से माला माल फन का ये बादशाह फैसलाबाद में पैदा हुआ। नुसरत के वालिद भी अपने अहद के मारूफ कव्वाल थे। मौसीकी से नुसरत फ़तेह अली खान की दिलचस्पी देख के उनके वालिद ने बाकायदा उनकी तरबियत का आगाज किया और फिर दुनिया ने देखा कि सुर के शहनशाह ने कव्वाली को एक नई जिहत दी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने मगरबी और मशरिकी मौसीकी के इम्तिजाज से मौसीकी का मुनफरिद अंदाज अपनाया और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल की। उनकी खूबसूरत आवाज कानों में रस घोलती जिससे सुनने वाला दीवानवार झूम उठता। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को आवाज का सफीर कहा जाए तो बेजा ना होगा। उन्होंने 36 से ज्यादा मुल्कों में अपने सुर का जादू जगाया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर पहचान दी। उन्होंने कई फिल्मों की मौसीकी भी तरतीब दी जिन्हें आलमी सतह पर पजीराई मिली। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को कौमी अवार्ड्स के साथ साथ जापान, अमेरिका और कई दूसरे ममालिक के अवार्ड्स भी मिले। वो गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में मौसीकी की तालीम भी देते रहे। 1997 में वो मुख्तसर अलालत के बाइस इंतकाल कर गए और यूं साज का वो खूबसूरत ताल टूट गया जिससे सुर और लय की तान बुलंद होती थी।
क्या बात है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बरे सग़ीर नहीं, बल्कि दुनिया भर में उनकी गायकी और उनकी म्यूज़िक कंपोजिशन की दुनिया फ़ैन है। हम लोग जापानीज़ की बात करें तो वहाँ पर उनके मुजस्मे बने हुए हैं। अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो वहाँ पर उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें मंसूब हैं। अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वहाँ पर फिल्म्स कई आज भी जो हैं उनके कंपोजिशन नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम से हुई है। और अगर हम ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें तो इन दो मुल्कों में मौसीकी का दिया हुआ जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान का है वही आज दिन तक सब जो है वो खा रहे हैं और उन्हीं के गानों को रिवैम्प कर करके वही सिलसिला चल रहा है। और बस ये बहुत यकीनी है कि वो हीरो हैं पाकिस्तान के और उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में मौसीकी का परचम बुलंद किया, आज दिन तक कोई भी एज फैक्टर हो वो उनका ज़रूर फ़ैन होता है। एक ऐसी शख्सियत का और हम जिक्र करते हैं जिस पर बहुत रंज, दुख, अफसोस है कल से। और यकीनी तौर पर जब से ये ख़बरें हमारे पास आई थी, शेयर की थी कि वो तवील अदालत में हैं, तो तब भी दुआएं निकलती थीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने तस्वीर आ गई है, पाकिस्तान के एक सिंगर, संगीत आइकॉन जो थे जनाब गुलकार असद अब्बास, वो अब इंतकाल कर गए हैं। और उनकी जो लास्ट में सिचुएशन थी, आप सब ने सोशल मीडिया पे भी देखा, पाकिस्तान टेलीविज़न ने तफसीली इस पर रिपोर्ट हमारे प्रोग्राम में शामिल की थी। मिकाल हसल बैंड जो है उसके मेंबर भी थे और अवार्ड याफ्ता थे। अपनी कंपोजिशन इनके गाने की बहुत हिट हुई और उसके अलावा तमगा इम्तियाज़ भी इन्होंने हासिल किया। लेकिन ज़िला सतियाना से इनका ताल्लुक़ था और इनके इंतकाल की तस्दीक इनके अहल खाना ने कर दी है। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे, आप सभी जानते हैं, और गुज़िश्ता कई अरसे से ये गुर्दों के आर्जे की वजह से अपना इलाज जारी रखे हुए थे और इनका इलाज यहाँ पर चल रहा था। हुकूमत पाकिस्तान जो उस वक्त की थी, लास्ट गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने भी मदद की, आगे बढ़ के पंजाब गवर्नमेंट ने भी मदद की, बहुत सारे मुखय्यर हजरात ने मदद की। लेकिन बस क्या किया जा सकता है, मेरा ख्याल है अल्लाह की तरफ से ये दिया हुआ एक तोहफ़ा होता है। और मुझे ये किसी ने अभी पिछले दिनों ही शेयर किया कि कमर ज़मान कायरा साहब के बेटे की भी डेथ हुई थी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की भी बेटे की डेथ हुई थी। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात के दौरान कमर ज़मान कायरा साहब ने उनको यही कहा कि मैंने भी इसी तरीके से सब्र हासिल किया था कि मैंने ये सोच लिया कि ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा था जो उसने वापस लेना था और इतने वक्त के लिए उसने हमें दिया था कि हम इसकी अच्छी परवरिश करके इसे पाल पोस के बड़ा करें, और फिर उसने वो वापस ले लिया। बिल्कुल, और हम दुआगो हैं कि उनकी फैमिली को जो है वो सब्र मिले और इनको जन्नत के आला मकामात जो है वो हासिल हों। लेकिन ऑफ कोर्स ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती रहती है, कोई आता है और कोई जाता है। ऑफ कोर्स ये इसी तरीके से जो है वो ज़िंदगी का नाम भी यही है कि आज आपके नाम पे है तो कल किसी और के नाम पे होगी, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। और इसके साथ साथ अब हम बढ़ेंगे अपने खबरों के सिलसिले की तरफ। और हमारे साथ जो आज की न्यूज़ है वो पहली न्यूज़ में आपके साथ शामिल करती जाऊँ, वो थोड़ी एडवेंचर न्यूज़ है। और आपको बताऊँ कि एडवेंचर न्यूज़ भी वो थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की। अब आप यूजुअली देखते होंगे कि बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हैं, लेकिन वो सीधा चलाते हैं और उनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अब जिस नौजवान की बात करने वाली हूँ वो अमरीकी रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका रिकॉर्ड ये है कि वो उल्टी साइकिल चलाते हैं। ठीक है, और उल्टी साइकिल भी वो 804.6 किलोमीटर तक उन्होंने उल्टी साइकिल चला के एक रिकॉर्ड बनाया है। और रिकॉर्ड के लिए उन्होंने फ़िलहाल अपनी दस्तावेज़ात जो है वो जमा की हुई हैं। लेकिन इससे पहले 2013 में जो रिकॉर्ड था वो 336 किलोमीटर का फासला तय करने वाले एक शख्स के नाम था और अब इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो 804.6 किलोमीटर तक की उल्टे जो है वो इन्होंने बाईसाइकिल चलाई है। और वो कहते हैं, विल वॉकर इनका नाम है, और वो कहते हैं कि उन्होंने गैर मामूली तरीके से साइकिल चलाने की शुरुआत तकरीबन एक दहाई पहले जो है वो की थी। और उसके बाद अब उनके देख सकते हैं कि जैसे आपको वीडियो भी नज़र आ रही है कि किस तरीके से वो उल्टे जो है वो बाईसाइकिल को चला रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस होती गई है। तो रिकॉर्ड भी बन गया। बेहतरीन जी। और ये एक और ख़बर मेरे पास है बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की, और वो है स्कॉटलैंड के ज़िला एनरक्लाइड से। तो एनरक्लाइड में क्या हुआ कि अभी होने जा रहा है, प्राइमरी स्कूल एक है जहां पर अगले हफ्ते 34 जुड़वा बच्चे दाखिला ले रहे हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और उनके यहाँ ये पहले भी हुआ था 2015 में, दूसरी मरतबा ये अब बड़ी तादाद होने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनरक्लाइड के सेंट पैट्रिक्स प्राइमरी स्कूल में बच्चों के 17 जुड़वा जोड़ों का पहला दिन होगा। और 2015 में 19 जोड़ों यानी 38 बच्चों ने प्राइमरी स्कूल में एक साथ दाखिला लिया था, जो कि आलमी रिकॉर्ड है। और जुड़वा जोड़े दाखिले से पहले स्कूल में ड्रेस रिहर्सल के लिए जमा हुए हैं, जहां 2015 आप लोग देख सकते हैं ये प्यारे प्यारे से क्यूट से जो है ना छोटे छोटे से बच्चे और सब एक जैसे जिस तरीके से लग रहे हैं। और सेंट पैट्रिक्स एनरक्लाइड के ये 2 स्कूलों में से एक है जो जुड़वा बच्चों की सबसे ज़्यादा जोड़ों को दाखिला दे रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ही स्कूल में ये कैसे हो सकता है, मतलब
जब एक कम्युनिटी के बच्चे होंगे ना जो वहाँ पर जा रहे होंगे, तो एक कम्युनिटी के अंदर इतने ज़्यादा कैसे लोग हो सकते हैं? मैं सोच रही हूँ कि टीचर्स के लिए कितनी मुश्किल होती होगी, जब एक को बुलाते होंगे तो दूसरा आ जाता होगा, दूसरे को बुलाते होंगे तो पहला वाला आ जाता है। एक क्लास में इतनी प्रॉब्लम होती है, तो ये 34 बच्चे एक क्लास में दाखिला लेंगे तो कितना मसला होगा, बड़ा मसला होगा। लेकिन देखें, लेकिन एक्साइटिंग मजे की नहीं, एक्साइटिंग भी है और बड़े वो बच्चे क्यूट से लग रहे थे, तो इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अगली खबर जो है वो भी थोड़ी सी एक्साइटिंग है और टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको पता है कि व्हाट्सएप हो, गूगल हो, ट्विटर हो, कोई ना कोई नई इनोवेशन आती रहती है। लेकिन अब जो है वो व्हाट्सएप पे एक और नई इनोवेशन ये आई है कि अब व्हाट्सएप की जो टेक्स्ट है आप उससे स्टिकर बना सकते हैं अपने लिए। एआई की टेक्नोलॉजी को इसमें इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो हकीकत पर मबनी है और कौन सी चीज़ जो है वो एआई की टेक्नोलॉजी से जो है वो बन के सामने आई है। तो इसलिए इसमें जो बहुत सारी एक गुमराहकुन तस्वीरें होती हैं या अफवाहें होती हैं, उसके अमल को भी रोका जाएगा और इसकी प्रॉपर जो है वो इसके इकदाम लिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना सामने आए। व्हाट्सएप का जो बीटा वर्जन है इसमें मसनूई ज़हानत से स्टिकर्स की निशानदेही होगी और जिसको इस्तेमाल करते हुए तहरीरी मतन यानी जो आपका टेक्स्ट होता है उससे आप स्टिकर्स बना सकते हैं और एक दूसरे को उसके बाद जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये चीज़ जो है इन प्रोसेस है, लेकिन जैसे वो आम सारिफिन तक ये सहूलत जो है वो आएगी तो तब हम आपको बताएंगे और आप भी इसका इस्तेमाल फर्दर जो है वो अपने व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों के पास जब दौलत आ जाती है, तो हम लोग रिसेंटली एक डिस्कशन कर रहे थे कि उनके ना तौर तरीके और फिर उनके वो अंदाज और उनके शौक तब्दील हो जाते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क के पास कोई काम नहीं रहा, इसीलिए वो काफ़ी अरसे से उनकी लड़ाई के चर्चे सुनने में आ रहे हैं। कभी एक की तरफ से बैक ऑफ हो जाते हैं, कभी एक की तरफ से नई खबर आ जाती है। तो इसी तरीके से टेस्ला के जो मालिक हैं और एक्स के भी जो सबका हमारा ट्विटर था उसके मालिक एलन मस्क ने ये कहा है कि मार्क ज़करबर्ग के साथ उनकी लड़ाई इटली के कदीम अखाड़े कोलोसियम में होगी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक ने यह भी बताया कि कदीम रूमी तफरीही खेलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली ये इटली की जगह है जहां पर मार्क ज़करबर्ग के साथ लड़ाई होगी। रेसलिंग से होने वाली आमदनी को खैराती इदारे में दिया जाएगा और इसको लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। मस्क ने यह भी बताया कि लाइव स्ट्रीम एक्स और मेटा दोनों पर होगी। और एलन मस्क ने यह बताया कि वो पहले ही इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और मुल्क के वज़ीर सकाफत दोनों से बात कर चुके हैं और कोलोसियम में लड़ने की इजाज़त भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन कुछ साथ साथ खबरें हमें ये भी आ रही थी कि मार्क ज़करबर्ग जो है वो अब बैक ऑफ कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा था, पिछले दिनों ही हमने ये खबर शेयर की थी कि उन्होंने कहा था कि मुझे जो है वो एक सर्जरी के लिए शायद जाना पड़े या फिर इस तरह का कोई प्रॉब्लम था, लेकिन ये लड़ाई जो है ना वो मुझे नामुमकिन होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और ये जो है एलन मस्क ने ये कहा था कि मैंने सर्जरी के लिए जाना है और मार्क ज़करबर्ग ने कहा था कि मैं तैयार हूँ इस लड़ाई के लिए। तो ये लड़ाई पता नहीं कब होती है, लेकिन ऑफ कोर्स ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उनको बिजी रखने के लिए उन्होंने एक मशगला ढूंढा हुआ है कि किस तरीके से लोग जो है इसमें मसरूफ रहे। अब टेक्नोलॉजी की ही दुनिया से मेरे पास एक और खबर है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि व्हाट्सएप में भी नई चीज़ें आ रही हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम ने भी एक नया फीचर मुतारिफ कराया है। वो ये है कि यूजली ये होता है कि जब हम एक स्टोरी में किसी को टैग करते हैं तो हमें इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों को टैग करना पड़ता है और वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि हर बंदे को आप जो है वो बार बार एक एक करके जो है वो टैग करो। तो अब जो है इंस्टाग्राम ने इस सहूलत को मजीद आसान बना दिया और आप एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को जो है वो आप आराम से एक स्टोरी में जो है वो टैग कर लेंगे। लेकिन ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है वो तमाम मेंबर्स को जाएगा जितने लोगों को आपने बीच में टैग किया है, और वो ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वो इंडिविजुअली स्टोरी को जो है फर्दर अपनी स्टोरीज पर जो है वो टैग करके या फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये एक आसानी जो है वो पैदा होगी। जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के मैसेजेस भेजते हैं, इसी तरीके से आप इंस्टा की स्टोरीज जो है वो ग्रुप में जो है वो टैग कर सकते हैं। ओके जी, सो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया बढ़ती जा रही है, लेकिन खाने पीने का शौक भी लोगों को बहुत होता है और खाने पीने के लिए लोग एक्सपेंसिव जो है वो करते हैं और एक्सपेंसिव जगहों पर जाते हैं। कभी हम लोग गोल्ड स्टेक के बारे में सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा गोल्ड फिश के बारे में जिसका नाम है टिश। तो ये टिश नामी एक फ़िश है जो कि गोल्ड फिश है और ये तारीख़ की सबसे कदीम तो नहीं लेकिन सबसे पुरानी उम्र रसीदा मछली करार इसको दिया गया है। ये आप लोग उस फुटेज देख सकते हैं नॉर्मल एक फ़िश की, लेकिन 43 बरस यानी कि 43 ईयर ओल्ड इसकी एज थी। और एक आम गोल्ड फिश ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल ज़िंदा रह सकती है, लेकिन अब तक की सबसे पुरानी इस गोल्ड फिश जिसका नाम टिश है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। और ये एक नर गोल्ड फिश है जिसने ये रिकॉर्ड कायम किया था, जो खुशकिस्मती से 43 साल तक जिंदा रही है और मज़े लूटती रही है समंदर के। ये मछली इस कदर उम्र रसीदा हो चुकी थी कि उसकी सुनहरी जिल्द जिसकी वजह से उसे लोग गोल्ड फिश कहते थे वो अब तब्दील होकर चांदी में हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद अब ये बरतानिया में जो है वो बिकी है और इसको कहा जाता है कि सबसे पुरानी मछली थी और इसको खाने के लिए जो है ना जिसने ख़रीदी होगी वही मज़े लेगा। और ये पीटर जब 7 बरस का था तो उसने ये टिश को एक मेले में बतौर इनाम में जीता था। ये पीटर उसके मालिक का नाम है और ये वाक़या 1956 का था और पीटर ज़िंदगी की मसरूफियात के बायस दूसरे शहर मुंतकिल हुआ तो उसकी माँ ने टिश की देखभाल
जारी कर दी। देखिए कितनी अच्छी अम्मी है कि देखभाल कर रही है। वैसे मैंने सुना था नजम की बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन मछलियों में मुझे ये भी सुनने को मिला कि आपकी जिल्द का रंग जो है वो भी तब्दील हो जाता हाँ, है। तो आप सांप को देखें ना, वो तो अपनी जल्दी उतार देता है ना, तो वो तो जल्दी बिच्छू उतार भी देता है, जल्द एग्जैक्टली। अपने उतारता लेकिन ये है, बड़ी yes। इंटरेस्टिंग थी। और उमर रसीदा मछली के बारे में तो हमने सुन ही लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरे हिस्से में तमाम खबरें जो तो है इंसान भी रंग टेक्नोलॉजी नहीं से तब्दील करते हैं। इंसान रंग नहीं तब्दील करते, ये एक अलग टॉपिक है, इंसान इसके ऊपर हम करते हैं फिर ना कभी रंग बात तब्दील। करेंगे, वरना बहुत सारे लोगों के दुख जो है वो छिड़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ दोबारा वापस आते हैं। और आपको पता है हमारा कि तो खून भी सफ़ेद होता है। हाँ, खून सफ़ेद नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने बिल्कुल नजम की बातों पर नहीं यकीन करना आज, और ना आपने नजम की बातों पर ध्यान देना है। हम वापस टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, Okay। टेक्नोलॉजी की ही दुनिया से खबर शेयर कर रहे हैं। आपको पता है नजम यूजुअली ये होता है कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, या हाँ। फिर इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो आपको समझ monetary नहीं आ cell रहा होता है होना हाँ चाहिए। कि आगे क्या वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो इसी तरीके से गूगल ने जो है वो एक नया फीचर मुतारिफ करवाया है जी बोर्ड के नाम से। ये आपको टाइपिंग जो है वो तेज़ और आसान भी कर देगा, क्योंकि इसमें हिजे और ग्रामर जो है वो इसको चेक किया जाता है, और जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं वो आपको करेक्ट करके भी दे देता है, और आपको आगे भी बता देता है कि आप कौन से वर्ड का जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस जुमले में। तो बहुत सारी आसानी होगी। इंग्लिश यूज़ करते हुए बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि मैं आगे कौन सा लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ, कौन सा लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे सही तरीके से फिट इन होगा। सही बात तो एक है। तो आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो काम भी जो है वो आसानी से हो जाएगा, और करेक्टली जो है वो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपके लिए टेक्नोलॉजी की तरफ से एक और अदर जो है वो तोहफा आपको मिल गया है गूगल की तरफ से जी बोर्ड के नाम से। और ये तो टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में आपने खबर शेयर की, लेकिन मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहूँगा कुछ कदीम दौर में, और वो कदीम दौर है चाइना का। जब भी हम चाइना की हिस्ट्री देखते हैं तो लॉन्गिश या फिर न्यूलिथिक दौर जो है वो हमारे सामने एक बड़े प्रोमिनेंट होकर आता है, जो तकरीबन 4000 साल पहले का है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के कुछ मुहक्किकीन ने रिसर्च शुरू की, और उन्होंने चीन में एक कदीम बस्ती में चीनी मिट्टी से बनी हुई पानी के पाइपों और नकासी आब के गढ़ों का एक पेचीदा नेटवर्क दरियाफ्त किया। और ये रियासती अथॉरिटी की ज़रूरत के बगैर इंजीनियरिंग के अहम कारनामे अंजाम देने के काबिल थे, और इसीलिए इन्होंने ये किया काम। और UCL के डॉक्टर बीजी ज़ुआंग का इस मौके पर कहना था कि इस सेरामिक पाइप के पाइप नेटवर्क की दरियाफ्त काबिल ज़िक्र है, क्योंकि ये उस दौर में बनाई गई थी जिस दौर में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो हमने अभी रिसेंटली भी जिस तरीके से मिस्र की खबर शेयर की थी कि जो पुराने वक्त में लोग रहते थे, हमें ये लगता था कि वो तो बस पता नहीं रह गए और जंगलों में रहते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे, लेकिन उस वक्त भी प्रॉपरली वो इस्तेमाल कर रहे थे दिमाग का। आज भी अहराम मिस्र जो है, पिरामिड्स, इनकी जिक्र देखें तो बंदा सोच में एक दफ़ा पड़ जाता है कि कैसे खड़े किए गए होंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी उस वक्त भी जो मौके के मुनासबत से होगी, जैसे वो उसका इस्तेमाल करते होंगे, जिस दिमाग को वो यूज़ करते होंगे, या मैन पावर ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, और स्मार्ट और टेक्निकल वर्क जिस तरीके से वो करते थे, और उसके नतीजे आज दिन तक जब सामने आते हैं तो आपको हैरान कर देते हैं। और ये खबर थी हमारे पास चीन के लॉन्गिश यानी कि न्यूलिथिक दौर। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े की खबर की तरफ लेके जाना चाहूँगी। थोड़ी सी मज़े की भी है और थोड़ी सी डेंजरस खबर भी है ये। अब वो यूजुअली कहते हैं कि कुछ लोग लकी होते हैं और कुछ कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हाँ। इसी तरह का हमारे सामने एक वाक़या पेश आया, और एक 13 साल जो है वो नौजवान था, और वो जो है वो किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ा, और कितनी वो बुलंद थी, वो थी जी 100 फुट बुलंद जो है वो चोटी थी, और 13 साल बच्चा था। मेरे से फंबल हो गया। 13 साल बच्चा था, और बड़ी मेरे पास बड़ी वो डिफरेंट सी खबर थी, तो मैं भी उसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। तो 13 साल बच्चा था और वो 100 फुट बुलंदी से गिरा है, लेकिन उसके बाद भी वो बच गया। तो उसके इसलिए मुझे लगा कि शायद वो 1300 साल होगा, ताकि वो इतना मजबूत था। तो वो आपने नहीं 13 सुना साल बच्चा था वो। चोर आए, भैंस फलांगी दीवार उठा के ले गए। कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर ये होना था 1300 साल बच्चे ने 13 फीट जो है ना बिल्कुल। तो बच्चा जो है वो बच गया, और उसको जो है वो दोबारा हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया। थोड़ी बहुत चोटें उसको आई है, शदीद जख्मी हालत में जो है वो पाया गया, लेकिन फिर भी जो है वो बच गया, और रेस्क्यू अमले ने जो है वो उसको रेस्क्यू करके फर्दर जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और अब उसकी जो है वो इलाज मुआलजे का तरीक़ाकार जो है वो जारी है, और जैसे ही वो सेहतयाब हो जाएगा तो हम इसकी अपडेट भी आपको जो है वो ज़रूर देंगे कि उसके साथ फर्दर क्या हो। यस, सो अब आप लोगों को बताते हैं फुटबॉल की दुनिया से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़े की खबर, और तमाम ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए खबर है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि उन्होंने अल नसर जो सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है उसको ज्वाइन किया था, और अब अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि अल नसर को अरब क्लब चैंपियन कप का फातेह बना दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और उनकी क़यादत में 10 रुकनी ये टीम थी। सऊदी अरब टीम हलाल को 1-2 से उन्होंने शिकस्त दी है, और फुटबॉल क्लब अल नसर ने रोनाल्डो की क़यादत में पहली बार
अरब क्लब चैंपियंस कप का टाइटल अपने नाम किया है। शाह फहद स्टेडियम में खेले गए अरब क्लब चैंपियंस कप के फाइनल मैच में अपनी टीम के लिए दोनों गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए और उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 6 गोल्स किए हैं। देखें तो एक नया एडिशन जब होता है और इतना हाईली पेड एडिशन जो होता है तो मेरे ख्याल से वो सोच के ही किया जाता है। और साथ ही एक हमारे पास मज़े की एक और भी मज़े की न्यूज़ है और वो ये है कि आपको पता है आपने मुख्तलिफ जगहों पे लड़ाइयाँ जो हैं वो देखी होंगी और जंगल में जानवरों की लड़ाइयाँ तो आपने देखी होंगी, लेकिन ये एक बड़ी मुनफरिद सी लड़ाई थी जिसमें एक साइड पर 1 उम्मीदवार था और दूसरी साइड पर 50 उम्मीदवार थे। एक साइड पर चीता था और दूसरी साइड पर 50 बंदर थे। तो अब वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और आपको भी हम टीवी की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक चीते के ऊपर जो है 50 बंदर जो है झपट पड़े और उस बेचारे को उन्होंने घेर लिया। लेकिन चीता वैसे बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है और उसने भरपूर तरीके से अपना दिफा भी किया, लड़ भी रहा है, लेकिन 50 बंदर जो है वो भारी पड़ गए हैं उसके ऊपर। क्या बात है। अच्छा, अभी हम लोग स्पोर्ट्स की डिस्कस कर रहे थे तो एक और अचीवमेंट जो है मैं चाहूँगा पाकिस्तान की है अचीवमेंट, उसको भी हम लोग ज़रूर शामिल करें। और पाकिस्तान में एक उभरता हुआ नाम आज से 10 साल पहले जिनका नाम हमने सुना था, मोहम्मद आसिफ, जो कि स्नूकर चैंपियन है पाकिस्तान के, उन्होंने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। मोहम्मद आसिफ ने वो चैंपियनशिप जीती जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक ये रुझान मज़ीद बढ़ गया कि स्नूकर की तरफ लोगों को आना चाहिए। तो अब 7 मरतबा के आलमी चैंपियन स्टीफन हेनरी को उन्होंने शिकस्त देकर ब्रिटिश ओपन के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और मोहम्मद आसिफ ने प्रोफेशनल स्नूकर टूर्नामेंट ब्रिटिश ओपन के क्वालिफाइंग ड्रॉ में स्टीफन हेनरी को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। और पाकिस्तान के असद इकबाल भी क्वालिफाइंग राउंड में शरीक हैं और वो चीन के तियानबिंग फाई से मुकाबला करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि स्नूकर इंडोर गेम है। इंडोर गेम्स में वैसे भी स्नूकर में बहुत ज़्यादा फोकस है हमारे तमाम ही नौजवानों का। सो यस डेफिनेटली इसमें भी और ये भी बहुत अच्छा है कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो हर खेल में जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और दुनिया के हर खित्ते में जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यूथ जो है वो इस तरीके से सामने आ रही है और पाकिस्तान का नाम जो है वो हर जगह पे रोशन होता जा रहा है। यस। सो अब हम लोग बढ़ते हैं जी न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ से वापस आएंगे और फतूहात का जिक्र हम लोग कर रहे हैं तो फतूहात के हवाले से हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो भी स्पोर्ट्स मैन है। सो एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ रहें। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं। समझ सके हर चीज को हम बेहतर, खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। मुझे तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। पीटीवी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो इसको 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे। रिवायतों की लज्जत सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। हर हफ्ता और इतवार वीकेंड एट होम ला रहा है सितारों का हाल, आपकी सेहत का ख्याल। होगी लेजेंड्स के साथ गपशप विद कपशप।
बात होगी नए जायकों की, मौसम के बदलते हुए पहनावों की, साथ साथ होंगे मजेदार खेल और होगी लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस। जो बनाएगी खुशगवार आपका हफ्ता और इतवार। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, सिर्फ पीटीवी होम पर। पीटीवी एकेडमी पे हम आपको यही सिखाएंगे कि ड्रामे का मेकअप कैसा होता है, फिल्म का मेकअप कैसा होता है और कमर्शियल्स में जो मेकअप होता है वो कैसा होता है। तो ये सब सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा पीटीवी एकेडमी। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट स्लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान है। सो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें अपना हक़ अदा करें। और वो किस तरह कर सकते हैं? आप बचत अपनाएं, आप कफ़ायत शायरी को अपनाएं और तवानाई जो है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, इसका कम से कम ज़िया करें और कम से कम इस्तेमाल करें। वेलकम बैक। और थोड़ी देर पहले ही हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो हर खेल में हिस्सा लेते जा रहे हैं और हर खेल में अपना नाम जो है और मुल्क का नाम भी रोशन करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास दो और नन्ही मुन्नी बच्चियां जो है मौजूद हैं जिन्होंने एक और एजाज़ जो है पाकिस्तान के नाम की। और बताते चलें आपको कि पहली एशियन जूनियर सुपर सीरीज़ 2023 में पाकिस्तानी बच्चों की कामयाबियाँ जो हैं वो बढ़ चढ़ के सामने आती जा रही हैं। इसमें मजमूई तौर पर 465 खिलाड़ियों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया था और इसमें 15 साला स्क्वाश प्लेयर महविश अली हैं और गोल्ड मेडल हासिल किया और 11 साला महानूर अली हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
इस वक्त दोनों हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से और उनसे बात करते हैं। पेशावर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे शो में आए एंड बहुत बहुत मुबारकबाद आपको ये स्क्वॉश चैम्पियनशिप में एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल पाकिस्तान लाने के लिए। सबसे पहले महानूर, मुझे आप बताइएगा कि कैसे जर्नी का आपका शुरुआत हुई और किसको इंस्पिरेशन आपने रखा और स्क्वॉश ही क्यों चूज़ किए? स्क्वॉश तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी गेम होती है इस वजह से, और मेरी बहनें भी खेलती थी तो उस वजह से बहुत उनसे भी इंस्पायर हुई। और जो पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और जो स्क्वॉश है तो अच्छा गेम है, लेकिन मेरा शौक़ भी बहुत था कि खेलना चाहिए और जो मेरी बहन है वो भी खेलती है तो इस वजह से। ठीक है, महविश ये बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया आपको स्क्वॉश खेलते हुए और इस चैम्पियनशिप तक आने में आपको कितनी एफर्ट लगानी पड़ी? हमें कम से कम मुझे 4 इयर्स हो गए, अभी 5 इयर्स होने वाले हैं और इसने थोड़ी देर बाद मुझसे स्टार्ट किया था। हमें देख देख के इसने भी स्टार्ट किया था। और असल में स्क्वॉश ऐसी गेम है जिसमें आप जितनी मेहनत करो उतनी ही आप आगे जाओ, क्योंकि ना लक पे होता है ना किसी और चीज़ पे होता है, इसमें सिर्फ आपने मेहनत ही करनी होती है। तो जिसने जितनी मेहनत की वो उतना ही आगे जाएगा। और जितने 4 साल 5 साल हमें मेहनत करते हुए लगे, जितनी हर्डल्स आई, जितनी मुश्किलात आई, इन सबको हमने फेस किया और अभी जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम इस मकाम पे हैं। बहुत खूब। अच्छा महविश, मुझे ये बताइएगा, ये जो अभी जिस चैम्पियनशिप में आप गई हुई थी इसके लिए कैसे आपने क्वालिफाई किया, कैसे वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर मुख्तलिफ जो प्लेयर्स मौजूद थे, तकरीबन 465 प्लेयर्स थे, तो क्या सीखने को मिला और कैसे ट्रेनिंग की वहाँ पर? एक्चुअली ये फर्स्ट एशियन सुपर सीरीज़ थी जो पाकिस्तान में हुई है जूनियर, क्योंकि ज़्यादातर सीनियर होती है, जूनियर को मतलब इतना नहीं होता। एशियन का खासकर पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हुआ था और मैं बहुत खुश हुई कि पाकिस्तान में भी अच्छा एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है जूनियर्स के लिए, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्रीलंका से लड़की आई थी, बाकी मतलब कुवैत वगैरह से प्लेयर्स आए थे, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। हमें उनको देखकर मतलब बहुत कुछ सीखने और मैं चाहती हूँ इस तरह के और टूर्नामेंट्स हो पाकिस्तान में ख़ासकर, ताकि हम जैसे प्लेयर्स को जो कि कहते हैं कि हम पाकिस्तान में अगर जितनी भी अच्छी मेहनत करें लेकिन हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर टूर नहीं मिले तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज इफ़ वी आर बेस्ट इन पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान लेवल पे नहीं खेलना, हमें इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस तरह के और टूर्नामेंट्स हो जिसके लिए हम मेहनत करें, बाकी प्लेयर्स के साथ खेले, एशियन प्लेयर्स के साथ खेले, यूरोप के, यूएस के, यूके के, इजिप्शियंस के साथ, ताकि हमारी गेम और अच्छी हो और भी बेहतर हो। ठीक है, बहुत खूब। मानूर ये बताइएगा कि आप इससे पहले कितने कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी हैं और ये वाला एक्सपीरियंस जो था एशियन चैम्पियनशिप का, ये आपका किस तरह का रहा? मैं जो है तो पहले मैं अभी भी मैं 11 खेलती हूँ, मतलब मैंने अपनी बहुत सीनियर खेले अंडर 17 और सारी लड़कियाँ बहुत अच्छी थी, मुझसे बड़ी भी थी। मैंने अपसेट किया तो मेरा तो फाइनल में पहुंचने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी बड़ी लड़कियों से जीता, फाइट की और जितनी मेरी गेम उनसे मतलब मैंने मेहनत की। तो पहले मैं नहीं जीत पाती थी, लेकिन अभी मैं जीत के दिखाया और श्रीलंकन लड़की से जीता सेमीफाइनल और पीएफ की लड़की से मैंने क्वार्टर फाइनल जीता और इसमें फिर मैंने बहन से तो हारना ही था, वो तो बड़ी होती है तो उससे वैसे भी उसका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा था। और इससे पहले जो है तो मैं एशिया में मैंने खेला था मलेशिया में, जो एशियन सुपर सीरीज़ थी,
तो उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया था और वो उसमें मैंने अंडर 11 में लिया था। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली मैं मलेशिया गई थी, उसमें मैंने खेला था अंडर 13। तो अब अंडर 17 खेलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और उसमें फिर सिल्वर मेडल लेना भी बहुत बड़ी बात। नो डाउट नहीं, विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। अच्छा महविश, मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग आवर्स कैसे होते हैं आपके, कितनी देर आप ट्रेनिंग करते हैं, कैसे फिजिकल अपनी फिटनेस का, फिजिकल स्ट्रेंथ का ख्याल रखते हैं, डाइट प्लान क्या होता है, और कोचेस कैसे आपके साथ मेहनत करते हैं, और कोच है भी आपके साथ या आप खुद ही अभी कर रही हैं ट्रेनिंग्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि डाइट कैसे, ट्रेनिंग, सब कुछ कैसे आप लोग हैंडल करते हैं। असल में हमारे पास सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो था एजुकेशन और स्पोर्ट्स को हम कैसे साथ लेकर जाएं। लेकिन वो क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सॉल्व किया हमारे लिए, वो हमारे साथ मेहनत करते थे, एक्स्ट्रा मेहनत करते थे। लेकिन एक बंदा जब पहले से ही सोच ले अपनी विल पावर करके मैं एजुकेशन स्पोर्ट्स दोनों को साथ लेकर जाऊंगा, वो कर सकता है। फिर दूसरी बात डाइट पे आती है कि डाइट कैसी लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स क्योंकि जब आप एक प्लेयर हो, आपको आम बंदे से, नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर डाइट चाहिए होती है। नॉर्मल लोग वो स्ट्रगल, वो मेहनत नहीं करते जो आप करते हो। और हम 7-7 घंटे 6-6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से जो हमें चाहिए तो प्रोटीन चाहिए होता है, ज़्यादातर हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, हमें बहुत से वाइटामिन चाहिए होते हैं जो हम मेडिसिन के थ्रू भी पूरा कर देते हैं और ज़्यादातर खाने के थ्रू हम पूरा कर देते हैं। हम जैसे ही घर जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, हमारे मम्मा ने हमारे लिए फ्रूट चाट बनाया होता है, कुछ क्या 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 हमें आकर रख देती है। हम इतने थके हुए होते हैं कि बस कुछ भी नहीं, बस हम सिर्फ खाकर सो जाते हैं। तो ये है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ट्रेनिंग, कि आपको ट्रेनिंग कैसे मिल रही है। हमने असल में मैंने तो ज़्यादातर देख देख के सीखा, और पेरेंट्स ने हमारे साथ बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से हम आज आगे आए हैं। और कोचेज़ हमारे बहुत थे, KPK पेशावर में भी बहुत कोचेज़ थे, कराची में भी बहुत कोचेज़ थे जिनके साथ हमने ट्रेनिंग की। लेकिन असल में ज़्यादातर होता है आप देख देख कर कितना सीखते हो, और आपके अंदर का जो वो है जज्बा है, उससे आप कितना करते हो कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं। ये सब आपने अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होता है कि आपने अपने ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करना होता है कि मुझे गेम प्लान कैसे बनाना है, मुझे गेम कैसे खेलनी है, मुझे ये शॉट कैसे मारना है, ये शॉट कैसे मारना है, उसका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल महविश, बहुत अच्छी बात आपने की कि आपकी विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानूर, ये बताइएगा कि आगे आपके एम्स एंड गोल्स क्या हैं, आपने कौन कौन सी चैम्पियनशिप्स खेलनी है, या कौन कौन से जो आगे आपके वो आने वाले हैं, मुकाबले आने वाले हैं, उनके लिए आप तैयारी कर रही हैं? आगे जो है तो अभी US जूनियर आ रहा है, और अभी 23 को CNS हो रहा है, ऑल पाकिस्तान वुमेन सीनियर, तो उसके लिए भी है। हम अभी ट्रेनिंग में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। और US जूनियर जो है तो अभी हमारा है, लेकिन उसमें जो है तो इतनी सपोर्ट नहीं है, तो अब मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट ताकि हम US जूनियर में पार्टिसिपेट कर पाएँ। मेरे पापा तो नेशनल में कराची में भी अभी हम ले जा सकते हैं, लेकिन जब फॉरेन टूर्स आते हैं तो सबको पता है कि बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अब देखा जाएगा। चलें गाइस, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मेहनत इसी तरीके से जारी रहें। कंसिस्टेंसी एक स्पोर्ट्समैन के लिए या किसी भी फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा महविश, मुझे ये बताएं कि आपने कितनी और अपनी क्लास फेलोज़ या अपने इर्द गिर्द जो सर्कल मौजूद है उनको इंस्पायर किया कि वो अब आपको देखकर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी आएँ? असल में ज़्यादातर जो आजकल की जनरेशन है वो ये नहीं करती कि हम स्पोर्ट्स में जाएं, हम कोई हेल्दी एक्टिविटी करें। वो ज़्यादातर अपने मोबाइल में लगे होते हैं या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती है, एज़ यू नो। तो मैं चाहती हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बहुत मतलब कन्विंस किया है, स्कूल फ्रेंड्स को, बाकी जो फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं मेरे, सबको बोले स्क्वाश खेले, कोई और स्पोर्ट्स खेल ले, नॉट ओनली स्क्वाश। स्क्वाश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब आप बैडमिंटन खेल सकते हो, लॉन टेनिस खेल सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, एथलेटिक्स, एनीथिंग, बट यू हैव टू जॉइन अ हेल्दी एक्टिविटी फॉर योर सेल्फ। आप हेल्दी रहो,
तो क्योंकि घर में आप रह के ज़्यादा मोबाइल यूज़ करके, जैसे आपने देखा है बहुत डिजीज़ फैल गई है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं उनको ये समझाती थी, उनको कन्विंस करती थी कि आप इन बीमारियों से दूर होगे, आप आकर स्पोर्ट्स खेलो। तो बहुत सी मेरी दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पॉजिटिव रिप्लाई मुझे मिला, बहुत सी दोस्त मेरी गेम्स खेलती है, स्क्वॉश आ गई है, कुछ बैडमिंटन खेलने लग गई है, कुछ रनिंग, कुछ क्या। तो मैं बहुत खुश हुई कि वो लोग भी हेल्दी एक्टिविटी में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं विदाउट रादर देन एनी नेगेटिव एक्टिविटीज़। बहुत खूब, बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग महविश एंड महानूर। आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। आई होप कि वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप तक भी आप लोग पहुंचेंगी और हमजा खान की तरह पाकिस्तान में कप लेकर आएंगे। न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। और अगस्त का महीना चल रहा है, रिसेंटली जो है वो 14 अगस्त गुजरी है और 14 अगस्त पे एक पाकिस्तानी सिंगर ने जो है वो एक मिली नगमा गाया और बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा था। और इनके बारे में अगर कहा जाए तो इनकी वतन से मोहब्बत जो है वो ढकी छुपी नहीं है। मिली नगमा तो ऑफ कोर्स जो है वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जा चुका है और तमाम लोगों ने सुन भी लिया होगा। और हम लोग देखते हैं ना कि बड़ा अटैचमेंट होती है आपकी वतन के साथ और फिर ऐसे मिली नगमों के साथ यकीनी तौर पे, और फिर एक म्यूज़िक लवर नेशन हो तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है कि म्यूज़िक की नई नई वैरायटी आनी चाहिए मार्केट में। सो आपकी मुलाकात करवाते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और ख़ुद एज ए वोकलिस्ट भी, और इस मिट्टी की पुकार इसका नाम है, इस मेरी नगमे का। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इनके प्लेटफॉर्म पे या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे सुना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी जनाब अदनान कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। नजम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, खैरियत से हैं? गुड टू बी बैक ऑन योर शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे ये बताइएगा कि ये मिली नगमा यकीनी तौर पर बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे मोहतरमा नूरजहां साहिबा से ऑनवर्ड, उस्ताद नुसरत अली ख़ान, आज उनकी बरसी भी है यकीनी तौर पर। तो ये लेकिन आपके जहन में कैसे ख्याल आया, क्योंकि आपकी म्यूज़िक में पहले हमने नहीं देखा है? हाँ, ऐसे था कि मेरी कॉलीग हैं और फ्रेंड भी हैं बड़ी अच्छी, इरम सईद, काफ़ी वायरल हैं आजकल और मोटिवेशनल लाइफ कोच हैं। तो वो काफ़ी काम कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, स्पेशली विद वुमेन। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे तो मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था और कुछ आजकल कुछ नाउमीदी की चीज़ें चल रही थी, काफ़ी लोग डीमोटिवेटेड और इस तरह की बातें। तो वहाँ से उन्होंने मुझे कुछ ना वर्ड्स लिख के, कॉन्सेप्चुअली लिख के भेज दिए जस्ट ऑन व्हाट्सएप। तो वो मैंने लेके जब अपनी टीम से बात की कि यार ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक जर्नी नज़र आ रही है इसके अंदर डेफिनेटली। तो उन्होंने, टीम ने कहा जी बिल्कुल इसका कुछ बन सकता है। तो वहाँ से हमने फिर ये डिस्कशन शुरू की और विद इन 3 वीक्स ये फ्रॉम इंसेप्शन टू एक्चुअल कॉम्पोजिशन टू प्रोडक्शन वी कम्प्लीटेड द सॉन्ग। और फिर मेरे दिमाग में आया कि 14 अगस्त बाय चांस सिंक कर रहा है, तो मैंने उनको कहा कि वी हैव टू रिलीज इट ऑन द 14th of August। अच्छा, मुझे ये बताएं कि म्यूज़िक लवर नेशन का जब मैंने बात की है, और म्यूज़िक की वैरायटी बहुत ज़रूरी होती है, हर किसी का एक अपना अपना अंदाज़ होता है, तो म्यूज़िक के ज़रिए मैसेज आप कितने बड़े एक वाइडर स्पेक्ट्रम में फैला सकते हैं? मेरे ख्याल में आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजम जो है वो इस वक्त म्यूजिशियंस की और इस कम्युनिटी की है कि जब इस तरह की सोच कौम में आना शुरू हो जाती है कि जी हम जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के, या हम बहुत नाउमीद हैं, या हम ये हैं, जो भी है, तो उस वक्त हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थ्रू म्यूज़िक, बिकॉज म्यूज़िक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आर्टिस्ट कि हम इस तरह के मैसेजेस ऑफ होप, यूनिटी, अल्लाह से उसका लगाव कैसे बनता है, हाउ टू कनेक्ट दैट विद गॉड, इस तरह के मैसेजेस लाना बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट कम्युनिटी का। आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी ऑल एज आर्टिस्ट हैव, एंड आई थॉट कि मेरी भी छोटी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको इस तरीके से कन्वे किया जाए। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मिली नगमे की, मिट्टी की पुकार की, और आपने जिस तरह से बोला है कि एक मैसेज था और होप थी लोगों के लिए, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा गा के सुनाएं ताकि वो होप जो है वो दोबारा रिवाइव हो। हाँ, तो इसकी वो मैं वही बता रहा हूँ कि जर्नी स्टार्ट होती है ये फ्रॉम द स्टार्ट कि आजकल क्या है, एंड देन वेयर वी गोइंग विद दिस। तो मैं आपको शुरू से थोड़ा सा इसकी लाइन्स सुना देता हूँ, पूरा तो शायद ना सुना सकूँ, बट ये स्टार्ट ऐसे होता है कि ये तारीकियाँ और वहशतें, ये सिसकती सी ख्वाहिशें, नए जाम से नए माल से हर गाम लुटती ज़रूरतें, जो ख्वाब आँख में था ताबीर वो नहीं है, उम्मीद की कोई किरण कहीं दूर तक नहीं है, कहीं दूर। किस रूह की
एक नातवा और डूबती पुकार है। तो ये इस तरह चलता जाएगा। फिर उसकी अगर आप गाना पूरा सुनेंगे तो इसको हम लेके चल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों की कि बच्चे हमारे जो हैं वो एसेट हैं। उसके बाद हम जो मेन जो इसकी जो कॉन्सेप्चुअल लाइन है वो अल्लामा इकबाल का एक बहुत पावरफुल कोट है, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो उसको लेके हमने कंसेप्चुअली आगे चले हैं और फिर लेके एंड पे जाके हम बात करते हैं कि आप यू शुड फ्लाई हाई, एम टू फ्लाई हाई, शाहीन बन, उड़ान ले। एंड इसके ऊपर होता है गाना जाके। ठीक है। तो यूजुअली जब आप नॉर्मली एक सॉन्ग गाते हैं तो मेरे ख्याल से वो आप दिल से गा रहे होते हैं और वो जैसे जैसे होता जाता है तो आप में जज्बा आता जाता है। लेकिन इस तरीके का जब मिली नगमा होता है या कोई डिफरेंट सॉन्ग जो है वो आप कर रहे होते हैं तो उन दोनों में क्या मुश्किल पेश आती है? इसके अंदर इमोशंस बहुत ज़रूरी थे। आपने जब मैंने रिकॉर्ड करना था तो क्योंकि शुरू में इसका आपने यू हैव टू पोर्ट्रे द डेप्थ ऑफ यू नो कि अभी डिप्रेशन चल रहा है, उसको वो पोर्ट्रे करना था। फिर दरमियान में एक मीडियम लाइन पे लाना था। फिर एंड पे आपने बहुत ज़्यादा इसको वोकली स्ट्रांगली पेश करना था। तो दैट वाज अ चैलेंज कि इसको लेके कैसे चलना है। तो आई थिंक कि वो मैंने काफ़ी ज़्यादा फील करके इसको फिर ओके। सो हम लोग जब जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान को आपने हर शोबे में तरक्की देनी है, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है, लेकिन वहीं पर सॉफ्ट इमेज आगे लेकर जाने के लिए यही सॉन्ग्स का जो मैंने पहले जिक्र किया म्यूज़िक का, और दूसरी तरफ आपके लिरिक्स और आपके राइटर्स को आपके ये जो तमाम तर सिलसिला है, चाहे आपके राइटर्स हों, चाहे आपके पोइट्स हों, और पाकिस्तान के 75 सालों में बड़ी एक ग्लोरीफाई हिस्ट्री हमें नज़र आई है जी। तो ये कितना ज़रूरी है कि अभी भी ये लोग एक्टिव हों और आगे आएँ और इसी किस्म का लिटरेचर दिखाएँ और सुनाएँ? मेरे ख्याल में कंटेंट की जो लेवल ऑफ कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो शायरी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी करें। मेरा अपना कोशिश ये होती है जब भी मैं कोई गाना प्रोड्यूस करता हूँ कि जो शायरी इटसेल्फ है उसकी मीनिंग इट शुड बी मीनिंगफुल और इसका कोई इम्पैक्ट हो। तो आप वही टिपिकल शायरी ना करें जी कि बस एक यू नो लड़की मुझे छोड़ के चली गई, मैं डिप्रेस होकर बैठा हुआ हूँ और मैं यू नो मैं मर गया, मैं रो पड़ा। मतलब आप कम आउट ऑफ दैट। देयर सो मेनी टॉपिक्स यू कैन टॉक अबाउट। अब इसमें मिट्टी की पुकार में अगर आप देखें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। इसमें जो मेन बात हम कर रहे हैं वो ये है कि अल्लाह से आप होप नहीं छोड़ सकते। एज अ मुस्लिम यू डोंट हैव द राइट, यू कैन नॉट लीव होप। होप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और वो होप लेके आपने चलनी है। यूनिटी की बात कर रहे हैं कि यूनिटी रखनी है, तो आप अभी कॉन्स्टेंटली एक मैसेज डिफरेंट, हर वर्स में एक डिफरेंट मैसेज हम लेके चल रहे हैं। वैसे आपका पसंदीदा मिली नगमा कौन सा है जो बचपन की याद आपको ताज़ा कराता है? यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ एक मेरे शेखी साहब का था, मैं भी पाकिस्तान हूँ। हाँ तो आपने सुनाना भी है। I don't think मुझे याद होगा कम्प्लीटली बट कुछ लाइन्स याद हैं। वो ऐसा था कुछ, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। ये मुझे बड़ा पसंद था अपने ग्रोइंग अप। मैसेज होता है ना, और वो मैसेज बहुत ज़रूरी होता है कि आपके दिल पे जाके लगे। और मैंने ये सुना था कि जब मिली नगमे कंपोज किए जाते हैं तो ख़ास तौर पर उनको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से अप्रूव भी करवाया जाता है ताकि वो पता लग सके कि आपकी मेंटल साइकी जो एक नेशन की है उसको जाके टारगेट करे वो चीज़। इस केस में तो मेरे इरम से ज़्यादा बड़ी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट तो है ही कोई नहीं। नो डाउट। तो इस टॉपिक की एक्सपर्ट हैं वो। तो इसमें पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लेके चली हैं वो, और वो काफ़ी उन्होंने चेंजेस अपने मुताबिक करवाई। बल्कि जो राइटर थे नवीद साहब जो मेरे साथ शायरी को ठीक कर रहे थे, उनकी और इरम की काफ़ी आपस में वो भी चलती रही। जब मिली नगमे का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, म्यूज़िक का जिक्र कर रहे हैं, सो आज मैंने जिस तरह इंट्रो में भी कहा और प्रोग्राम के शुरू में भी हमने जिक्र किया था द लेजेंडरी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। सो मैं चाहूँगा कि आप कुछ उनके बारे में भी कुछ कलमात कहें कि उनका दिया हुआ आज दिन तक मौसीकी में सब खा रहे हैं। सर उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब आई मीन देयर इज़ नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब नुसरत साहब। और बहुत जल्दी चले गए मेरे ख्याल में, और आज भी सारे के सारे हम उन्हीं की चीज़ें सुन के, बल्कि जिस दिन मैं ये गाना रिकॉर्ड कर रहा था एक साहब आए हुए थे उससे थोड़ी देर पहले, तो वो एक गाना रिकॉर्ड करा रहे थे, तो वो नुसरत साहब का ही कोई गाना रीमेक कर रहे थे। तो ही वाज रिकॉर्डिंग इट। मैं भूल गया हूँ क्या था वो वर्ड्स क्या थे, कुछ पाकिस्तान के बारे में ही था, वो भी कोई मिली नगमा ही था। तो मुझे यही नहीं पता था कि वो नुसरत साहब ने गाया हुआ है ओरिजिनली, तो वो मेरे से पहले रिकॉर्ड कर रहे थे।
तो उनकी तो जो ट्रेजर दैट ही इज गिवन अस no doubt. इज लेजेंडरी, इसमें कुछ बिल्कुल ऐसे। अदनान, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हर बदलते दौर के साथ मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से मिली नगमे जो है वो कितना इम्पैक्ट डालते हैं एक जनरेशन को या एक नेशन को, जो जज्बा होता है उसको दोबारा रिवाइव करने में? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं डेमोग्राफिक्स देख रहा हूँ जब से ये गाना रिलीज़ हुआ है, तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि जो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक जो इस गाने को सुन रहा है इज़ बिटवीन द एज ऑफ 18 and 25। आई वाज एक्सपेक्टिंग के 30+ या 35+, बट द हाईएस्ट डेमोग्राफिक दैट इज लिसनिंग टू मिट्टी की पुकार इज 18 to 25। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इम्पैक्टफुल है फॉर द यंगर जनरेशन। यू नो, माय ओन चिल्ड्रन हैव बीन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन के यू नो व्हाट डज दिस मीन एंड हाउ डज दिस मेक सेंस, बिकॉज दे एक्चुअली लाइक द ट्यून और वो दे रिलेटिंग टू इट। हाँ, लेकिन मैंने अभी वो सुने लिरिक्स जो आप भी गा रहे थे, और उसमें भी काफ़ी भारी अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना वो चुनाव जी, किया अगर गया। आप शायरी गौर से सुनेंगे बहुत अच्छा लिखा हुआ गाना है, और इसको आई होप के जितने मैक्सिमम लोग पाकिस्तान में आपके प्लेटफॉर्म से भी और मेरे प्लेटफॉर्म से भी अगर इसको सुन सकें। यस, डेफिनेटली। अच्छा, अब आप यहाँ पर हैं, सो हम आपसे आप रेलेवेंट पर्सन बनते हैं इस चीज़ के लिए। हमारी इंडस्ट्री जो सारी रिवैम्प हो रही है, सब चीज़ें नई आ रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है, फिल्म्स बन रही हैं, और म्यूज़िक में तो पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है। तो अब क्या हमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है, कुछ टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत है, कोई इंटरनेशनल वेंचर्स की ज़रूरत है कि हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री को और फिल्म इंडस्ट्री को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके? मेरे ख्याल में सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, यू नो, एंड आई हैव एक्टेड इन अ कपल ऑफ ड्रामास आल्सो। मुझे लगता है कि ड्रामास का कंटेंट जो है वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अभी तक जो हमारा ड्रामास का कंटेंट है, वो जो हमारा एक ज़माने में कंटेंट था, हसीना मोइन थी जब उस जमाने का जो कंटेंट जो मैंने देखता था, द लेगेसी, पीटीवी। हाँ, पीटीवी, नो डाउट, आई मीन एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट कि पीटीवी के जो ड्रामास थे, हाँ, वो कंटेंट जो था वो अब नहीं है। अब जो ये कंटेंट चल रहा है, दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। ये फार्मूला जो लेके चल रहे हैं ये प्रोडक्शन हाउसेस, एंड इट्स सैड टू हियर, एंड प्रोडक्शन हाउसेस हैव बीन टेलिंग मी जी के यही कंटेंट देखना चाहती है आपकी आवाम, तो हम क्या करें? बट दैट इज द सैड पार्ट, वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ आवर आवाम के जी अच्छा कंटेंट देखें। देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी बोला जाता है ना कि मीडिया जो है वो माइंडसेट्स बनाता भी है। हाँ, अगर ये बोल रहे हैं कि मतलब ऑडियंस देखना चाहती है तो मीडिया ही है जो माइंडसेट बना भी रहे। आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, किन चीज़ों में? या तो प्रोडक्शन साइड पे है, या फिर हमारे एक्टर्स जो है वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, या फिर हमारे राइटर्स उस टाइप का कंटेंट नहीं। एक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं, एक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स आई थिंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बेचारे एक्टर्स को अगर कंटेंट ही ऐसा मिलेगा, वीक स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, तो वो क्या करेंगे? मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये है कि जो मनी रेस जो बन चुकी है कि पैसा जो है वो कहाँ से कमाना है, उस चक्रों में ये साइकिल, विशेष साइकिल बन गया है। यही इसी तरह का कंटेंट निकालते जाओ और बनाते जाओ। आपका एक आई और थिंक प्रोडक्शन हाउसेस नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट अ लिटिल बिट एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड कंटेंट। मुझे भी खबर मिली है कि कोई नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट पाकिस्तान कर रहा है, बट मुझे आई वाज अ लिटिल अपसेट कि फिर वही स्टार पावर लेके हम चलते हैं। इंडिया का कंटेंट देखें या किसी भी कंट्री का देखें आप, वो अननोन एक्टर्स से नेटफ्लिक्स के ऊपर ला के There's such good actors around. जरूरी नहीं कि हम स्टार पावर के साथ ही और वीक स्क्रिप्ट के साथ कि स्टार पावर डाल दें तो वीक स्क्रिप्ट जो है वो अच्छी हो जाएगी। I don't think that's a good concept. I think we should go with the concept के। हाँ जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसके बारे में बात करें, क्योंकि आपकी म्यूज़िक में मैंने एक चीज़ ये देखी है, या बहुत सारे जो अच्छे म्यूजिशियंस ये काम कर रहे हैं कि अपने ओरिजिनल्स पे काम कर रहे हैं। तो ओरिजिनल्स करना चाहिए या कवर पे फोकस करना चाहिए, ये क्या है? मेरे ख्याल में किसी भी आर्टिस्ट के लिए कवर नहीं करने चाहिए। नहीं करना मैंने चाहिए। अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कवर किए हैं शुरू में, एंड आई थिंक दैट्स अ मिस्टेक। आई थिंक एन आर्टिस्ट हैज़ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, एन ओरिजिनल आर्टिस्ट हैज़ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू ओरिजिनल वर्क अपने काम के साथ। ट्रू। तो मैंने तो कवर्स करना बिल्कुल बंद कर दिए, मैं अब काफ़ी साल हो गए। अच्छा, आपका एक सॉन्ग जो है वो काफ़ी हिट गया, ठीक है, हम ना ब्रांड मेंशन करेंगे ना चैनल मेंशन करेंगे, लेकिन एक जगह पे OST भी काफ़ी हिट ड्रामा का चल रहा है। सो चुप जो है आपका सॉन्ग, वो अगर कुछ जो है आप सुनाएं। चुप के अल्फाज अगर मुझे इस वक्त याद हो ऐसे ना, याद कुछ लाइनें याद हैं बिल्कुल। स्टार्ट कर दें। आईनों को हटा लेते हैं जरा खुल के, हवा लेते हैं, सुन लेता है उसकी पत्थर भी, सुन लेता है उसकी पत्थर भी, सुन लेता है उसकी पत्थर भी, हम हैं कि नामे खुदा लेते हैं आईनों को। और फिर ऐसे चलता है। यस। सो अगेन उसी की अगर हम थोड़ी सी उस पर भी बात कर लें, उसमें भी एक मैसेज था, एक मोटिवेशन थी।
और वही अब जो है वो उसके ग्राफिकली जब हो गई है वो चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है सिंक करके उस ड्रामा सीरियल के साथ। सो ये हमारे म्यूज़िशियन को मेरा जो सवाल है वो ये है कि मैसेज अपने गानों में रखना कितना ज़रूरी है? आप सिर्फ वही वाली बात हम अगेन उस पर आ जाएंगे, प्यार मोहब्बत से निकल के नहीं वो एक प्रॉपरली मैसेज दें। मैं कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत की भी कोई बात करना चाहता है ना तो उसका भी कोई डिफरेंट एंगल दे कि जी सपोज कि जी मुझे कोई छोड़ के चला गया तो ये कहना ज़रूरी नहीं कि जी मैं ख़त्म हो गया। आप ये भी बता सकते हैं कि जी मैं आई फॉट थ्रू दैट एंड आई हैव सर्वाइव्ड एंड आई हैव नाउ कम आउट ऑफ इट। तो इस तरह के मैसेज मतलब सब गानों में आप एक ट्विस्ट दे के एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने एक घिसा पिटा पुराना वही मैसेज देना है। एग्री टोटली एग्री। वेल थैंक यू सो मच अदनान भाई फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए एंड आई होप बाय द वे आपको सर बताना है कि चुप 2 इज कमिंग आउट। वंडरफुल, इसका सेकंड वर्जन भी आ रहा है। वंडरफुल जी, डू वॉच दैट एज वेल। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। पीटीवी एकेडमी पे हम आपको यही सिखाएंगे कि ड्रामे का मेकअप कैसा होता है, फिल्म का मेकअप कैसा होता है और कमर्शियल्स में जो मेकअप होता है वो कैसा होता है। तो ये सब सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा पीटीवी एकेडमी। बिल्कुल यंग स्लॉट की बात कर रहे हैं और यंग जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते जा रहे हैं। और शुरू से ही प्रोग्राम में हम ये बात करते जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे नौजवान जो है वो बिल्कुल स्पोर्ट्स में हर जगह पे हिस्सा ले रहे हैं। और कोई ऐसी स्पोर्ट्स मेरा नहीं ख्याल कि अब बच चुकी होगी जिसमें पाकिस्तानी बच्चे जो है वो मुल्क और कौम का नाम रोशन ना कर रहे हो। बिल्कुल इस तरीके से पाकिस्तान के एक और उभरते हुए सितारे के बारे में हम बात करेंगे जिनका ताल्लुक है वज़ीरिस्तान से और वो MMA फाइटर हैं अमीन महसूद। और उन्होंने एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है, जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड था कबीर कहलावी का, जिन्होंने 275 नी स्ट्राइक्स की थी 3 मिनट में। लेकिन अब जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वो 348 नी स्ट्राइक्स की हैं इन्होंने 3 मिनट में। ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो अमीन महसूद ने 70 नी स्ट्राइक्स करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अमीन महसूद पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इरफान मसूद के शागिर्द हैं और ये पूरी टीम है। आप लोग अगर हमारे शो के डेली व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हम इनको जो है ना वो काफ़ी अरसे से ये महसूद बरादरान ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, इन्होंने माशाल्लाह से बहुत सारे रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नाम किए हैं। आज भी हमारे साथ ये मौजूद हैं थ्रू वीडियो लिंक, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीन मसूद। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अमीन, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि कितना मुश्किल था इसकी ट्रेनिंग करना और यही क्यों चूज़ किया कि नी स्ट्राइक्स ही बनानी है? वालेकुम सलाम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका दिया। ये रिकॉर्ड इसलिए चूज किया क्योंकि ये नी स्ट्राइक जो है हम फाइट में भी इस्तेमाल करते हैं और ये जब हम रिकॉर्ड बनाते तो प्रैक्टिस के तौर पे, तो ये रिकॉर्ड पे मैंने तकरीबन 8-9 महीने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये रिकॉर्ड अपने मुल्क के नाम कर दिया। ठीक है, MMA कितना मुश्किल है अमीन ये बताएं। और MMA आप फाइटर हैं, फाइट्स की तरफ भी एक्टिव हैं या सिर्फ अभी तक, क्योंकि हमें बहुत सारे जो आपके फेलो महसूद हैं ना उन्होंने बताया कि वो तो फाइट्स की तरफ इतना एक्टिव नहीं है, वो फोकस्ड हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे? नहीं, MMA जो फाइट्स है वो बहुत टफ है और मैं नेशनल प्लेयर हूँ MMA का। जो साउथ एशिया में मेरी रैंकिंग है, सेकंड रैंकिंग आई है 56 kg वेट में MMA में। और वुशु ये फाइट में खेलता हूँ और वुशु का मैं KPK गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं रिकॉर्ड जिस तरह बनाता हूँ उसके साथ साथ फाइटों पे भी बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूँ। फाइट पे ज्यादातर फोकस हमारी होती है।
ठीक हो ठीक है। गया। अमीन, ये बताइएगा कि ख़ुद को मेंटेन करना कितना मुश्किल है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जिस तरह से जो स्पोर्ट्स आपने चूज़ किया वो काफ़ी टफ भी है, उसमें अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, एक तो फिज़िकली भी और दूसरा हेल्थ वाइज भी आपको अपनी मेंटल हेल्थ और बाकी चीज़ें देखना भी ज़रूरी है, तो आप उस पर किस तरीके से फोकस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बात आपने की है। जो कि हमारी जो स्पोर्ट है वो बहुत टफ है। इंसान अगर मेंटली तौर पर तैयार ना हो फाइट के लिए तो उसमें डेथ भी हो सकती है। हमारी जो प्रोफेशनल एमएमए फाइट होती है या बॉक्सिंग फाइट होती है, उसके लिए जब हम फाइट खेलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का जो टेस्ट होता है वो किया जाता है कि ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो और पंच किक ये बर्दाश्त ना कर सके और इसकी डेथ हो जाए। और ये बहुत टफ गेम है, ज्यादातर टफ, बहुत ज्यादा टफ गेम है दुनिया में, ये टफ बहुत गेम है, एमएमए बहुत टफ गेम है। तो अमीन, ये मोटिवेशन आई कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको एमएमए फाइटिंग की तरफ जाना चाहिए और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के सारे वेंचर की तरफ जाना चाहिए? जी, ये बचपन से शौक था मेरा। जब मैं मूवीज देखता था, जो मेरा आईटी मैन जो है, मैं उसकी मूवी ज्यादातर देखता। बिल्कुल, एक मैन और फिर जब मैंने अपने कोच इरफान मसूद की वीडियो देखी और फिर उसको देखा कि ये तो हमारा अपने वजीरिस्तान का मसूद है, तो फिर मैंने इसी क्लब में ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छा फाइटर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। बहुत खूब। तो अभी भी इस किस्म की मूवीज देखते हैं आप? जी बिल्कुल, इससे आइडिया मिलती है जो जिंदगी में, ये एक मोटिवेशनल किस्म की मूवीज होती है। इंसान के जिंदगी में बहुत तकलीफ होती है, बहुत रास्ते बंद होते हैं, फिर अल्लाह दूसरा रास्ता खोल देता है। बस इसलिए देखते कि ताकि हमें कुछ सबक मिल सके। इस वजह से बहुत तकलीफ तो आनी होती है जिंदगी, तो एक है इम्तिहान का, है ना, तो इसलिए हम मूवीज देखते हैं, फिर उसमें जो अच्छी चीजें हैं हम उसको देखकर हम भी अपना माइंड सेटअप करते हैं और मुश्किलात से हम लड़ते हैं। बहुत अच्छे। अमीन, ये बताइएगा कि आपका अभी तक का कोई यादगार लम्हा या कोई ऐसा मोमेंट जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि मैंने क्लब ज्वाइन किया। अब इस तरह क्या हम कर सकते हैं, अब बस दोस्तों का सपोर्ट है, घर वालों का सपोर्ट है, अपने उस्तादों का सपोर्ट है, अल्लाह का शुक्र है। बस यही शेयर करना चाहूँगा। और ओके कि अगर फजूल वक्त जाया करते तो कोई ना कोई स्पोर्ट जाया करो। स्पोर्ट की वजह से इंसान हर किस्म के नशे से बचा होता है, मेंटली सेट होता है, फिजिकली सेट होता है। इसके बहुत पॉजिटिव फवायद हैं। अच्छा अमीन, आपने ऑलरेडी बताया कि 8-9 महीने आपने इसकी तैयारी की है, तो कितना दिन में वक्त देते थे मार्शल आर्ट को, और ख़ास तौर पे नी स्ट्राइक्स के लिए क्या मज़ीद एक्सरसाइजेस करते थे? नी स्ट्राइक के लिए जो मैं इससे प्रैक्टिस करता था तो सुबह को करता था और शाम को करता था। मैं 1 kg वेट बांधता था अपनी पाँव पे, तो उसके साथ मैं 3 मिनट लगातार खेलता था। मैं था और मेरा भाई होता था, भाई टाइम नोट करता था और मैं नी स्ट्राइक को गिनता था। इसी तरह सुबह शाम प्रैक्टिस करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने 70 के मार्किंग रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत खूब। अमीन, बिलाशुबा मार्शल आर्ट से एक बहुत ही टफ गेम है। ये बताइएगा कि किस एज से इसको स्टार्ट करना चाहिए और आपने किस एज से जो है वो मार्शल आर्ट्स का आगाज किया था? मार्शल आर्ट मुख्तलिफ, बस इंसान पे डिपेंड करता है। ज्यादातर लोग बहुत छोटी उम्र में मार्शल आर्ट को स्टार्ट करते हैं। जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट की तकरीबन मैंने 16 साल में मार्शल आर्ट स्टार्ट की। अब मेरी 18 एज है। अच्छा, तो 2 साल हो गए आपको इसके अंदर। मुझे अमीन ये बताएं कि आगे किन किन वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आपका इरादा है, प्लान है, या एमएमए फाइट में आगे किधर तक जाने का प्लान है? यूएफसी तक जाना है? इंशाल्लाह अगर यूएफसी से भी बड़ा इवेंट आ गया सोच तो बड़े रखेंगे, उसमें भी जाएंगे। ठीक है, तो मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन से बनाने हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड अब निश्चय के इंडिया के इसी 1 मिनट के वो 5 kg वेट के साथ इंशाल्लाह उससे मैंने तैयारी शुरू की है और जल्द से जल्द इंडिया का रिकॉर्ड अपने मुल्क के नाम कर दूंगा इंशाल्लाह। अमीन, आप खूब तो इसमें है, लेकिन ये बताइएगा कि क्या आपने कुछ दोस्तों को भी इंस्पायर किया या घर में छोटे बहन भाई जो हैं वो भी आपके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं?
जी, मेरा एक छोटा भाई है अफनान मसूद, वो भी मेरे साथ लग जाते हैं और उसने भी एक रिकॉर्ड भेजा है, इंशाल्लाह वो जल्द इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत खूब। अच्छा, हमने स्पोर्ट्स की भी बातें की, मज़ीद भी हम आपके साथ करेंगे, लेकिन आपका जो इलाका है वो बड़ा खूबसूरत है, वज़ीरिस्तान, तो उस इलाके के बारे में भी कुछ बताएं पाकिस्तान के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है और हमारा इलाका पुरअमन इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब अभी तो हमारे घर वाले गए हैं अपने गांव वज़ीरिस्तान में, मैं यहाँ पे गेम के लिए रुका हूँ और ईद के दिन हम खुद भी वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत मज़ा करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं हम सब। बहुत खूब। और यकीनी तौर पर नहीं, आप लोगों का ट्राइब और आप लोगों का इलाका बहुत खूबसूरत है। मुझे ये बताएं कि अभी MMA की जब बात करें तो आपकी अभी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन पाकिस्तान में कौन है? आपके उस्ताद ही हैं या किसी और को भी आप पसंद करते हैं? नहीं, मेरा जो रोल मॉडल है वो मेरे अपनी कोच अफनान मसूद है। बहुत अच्छी बात है और उन्होंने नो डाउट आप लोगों के ऊपर मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें आप अपने ऑडियंस को? जी बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें, जो भी काम आप सीख रहे हो उसको इस तरह करो कि उसे आपसे कोई बेहतर वो फिर ना कर सके कोई। और जो काम सीखो पहले तो करे नहीं, जब कर तो उसे आखिरी मकाम तक पहुँचाओ ताकि आप एक मंजिल पे आप पहुँच जाए। इंशाल्लाह हम खुद भी मेहनत करेंगे और औरों को भी कहेंगे कि यार फजूल टाइम ना गुजारो, स्पोर्ट और बहुत अच्छी लाइफ स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स मजा करता है, इंसान फिजिकली मेंटल तौर पे बहुत अच्छा होता है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अमीन मसूद ज्वाइन करने के लिए, आपको बहुत बहुत एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों से बढ़ गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। वेलकम बैक। और आपको पता है कि आपके मूड्स जो हैं वो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। अगर आपका मूड अच्छा है, आपके फेस पे स्माइल है तो पता चल रहा होता है कि आप खुश हैं। अगर आपके थोड़ा सा मूड ख़राब है तो वो भी आपके फेस एक्सप्रेशन से जो है वो फ़ौरन पता चल जाता है, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। और जिस तरीके से आपका मूड पता चलता है, इसी तरीके से बच्चों के मूड्स का भी पता चल जाता है कि किस वक्त वो तंग आए हुए हैं, किस वक्त उनको गुस्सा आया हुआ है, किस वक्त वो खुश हैं और किस वक्त वो ये एक्सेप्टेंस रखते हैं कि वो आपकी हर बात जो है वो मान लेंगे। डेफिनेटली। तो बच्चों के मूड को समझना किस तरीके से है, उन पर काम कैसे करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल आपको बहुत अजीज़ है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उसी के अंदर परवान चढ़े, तो उसको कैसे अपने मुताबिक जो है वो आप उस पर लेकर आएँ बग़ैर सख्ती किए हुए, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोहतरमा हफ्सा आज़ाद बिनहा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्सा, मुझे ये बताइएगा कि ये हमने पहले भी इसी टॉपिक पे डिस्कशन आपके साथ की और इसको यहीं से आगे हम लोग बढ़ाते हैं कि मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ हम लोग, तो ये लगता है कि हमारे अंदर होती हैं, लेकिन बच्चों के अंदर होती हैं ये इश्यूज़। बिल्कुल, देखिए मूड्स को जब हम साइकोलॉजिकली डिफ़ाइन करते हैं तो वी डिफ़ाइन मूड्स इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, राइट। तो ये एग्जैक्टली हमारे एहसासात और जज्बात होते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, हमारे माइंड में
वी हैव टू ब्रेन्स इन आवर माइंड, एक इमोशनल ब्रेन है और एक हमारा जो है वो रैशनल ब्रेन है। तो कहते हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी किया है, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो इमोशनल ब्रेन है वो रैशनल ब्रेन से पहले डेवलप होना शुरू होता है। मतलब कि वी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस बिफोर वी रैशनलाइज थिंग्स इन आवर लाइव्स। तो इमोशन से तो हर चीज़ स्टार्ट होती है, इवन और थॉट्स को भी हमारे इमोशंस ट्रिगर करते हैं, देन वी एग्जिबिट सम बिहेवियर्स। सो बच्चे इमोशंस एक्सपीरियंस तो कर रहे होते हैं एंड दे हैव देयर ओन वेज टू एक्सप्रेस देम। अगेन ये घर में किस तरह की नर्चरिंग हो रही होती है बच्चे की, उसको इमोशंस वो अपने पेरेंट्स को कैसे ऑब्जर्व कर रहा होता है कि हाउ आर दे टॉकिंग अबाउट देयर इमोशंस, हाउ आर दे एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, वो भी एग्जैक्टली वही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि इस तरह से करेंगे तो उनके इमोशंस को समझा जाएगा या इस तरह से वो बिहेव करेंगे पर्टिकुलर वे में। अच्छा, एक और दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, रिस्पॉन्स और रिएक्शन, इनमें फ़र्क होता है? और अगर फ़र्क होता है तो हमें अपने आसपास आजकल रिस्पॉन्सिव बिहेवियर से ज़्यादा रिएक्टिव बिहेवियर देखने को मिलता है, वो क्या वजह है? यस, अगेन रिएक्टिव जो आपका बिहेवियर होता है जहाँ पर आपका रैशनल माइंड काम नहीं करता, इसको हम कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है। इमोशनल हाईजैक कर जाते हैं कि आप इमोशन के ज़ेरे असर होते हैं और आप कुछ रिएक्ट कर जाते हैं। सो रिस्पॉन्स जहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वहाँ पे आपका जो रैशनल माइंड है वो एक्टिवेटेड होता है, वहाँ पे आप कुछ सोच समझ के कोई अपना रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड रिएक्शन को हम एक जैसे आपने कहा एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, व्हेन यू रिएक्ट, यू जस्ट रिएक्ट, आपको थिंकिंग नहीं हुई, कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बट आपने रिएक्ट कर दिया, इसको हम इमोशनल हाईजैक कहते हैं। ये सिर्फ इमोशंस के ज़रिए असर होता है, यहाँ पे कोई थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता एंड लेटर ऑन यू थिंक कि ये मैंने क्या कर दिया, हाउ डिड आई डू दैट। अब बच्चों को तो थॉट प्रोसेस जो है उनका वो बच्चे उतना तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो माँ बाप नहीं, तो माँ बाप कैसे कन्वे करेंगे मैसेज कि बेटे दो दिमाग होते हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, तो बच्चों को तो ये चीज़ नहीं समझ आएगी। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि इमोशन से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो बच्चों का तो इमोशनल ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, रैशनल डेवलप होते हुए तो वो एडोलेसेंस में जाएंगे, अडल्टहुड में जाते हैं, तो देन दे स्टार्ट रैशनलाइजिंग थिंग्स। बट पेरेंट्स अडल्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स को ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उनके बच्चे। सो आपने अपने बच्चे को, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे से, आप चाहते हैं कि बच्चा इस सर्टेन वे में बिहेव करे, वो रिस्पॉन्स करे, रिएक्ट नहीं करे, तो यू हैव टू डू दिस इन फ्रंट ऑफ हिम। आपको कुछ ऐसा प्ले करना है, यू आर रोल मॉडल्स फॉर योर चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपका अपना आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है, आपके बहन भाइयों के साथ जो रिलेशनशिप है, आपके पेरेंट्स के साथ है, आपने उसी तरीके से हैंडल करना है इन सब रिलेशनशिप्स को, अपने रिस्पॉन्सेज इस तरह से मैनेज करने हैं कि आप अपने बच्चे को टीच कर रहे हैं कि दे आर सपोज टू रिस्पॉन्स दिस वे एज वेल। सो बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो यू हैव टू शो देम हाउ कैन यू कम्युनिकेट योर इमोशंस। अब सर यूजुअली जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम उनके इमोशंस जो है वो निगलेक्ट कर जाते हैं, हम कहते हैं ये बच्चा है, इसको कौन सी कोई इतनी बड़ी टेंशन है, ये कुछ है, ये तो बस अपने उससे जो है वो बिहेव कर रहे हैं। और वहाँ पे पेरेंट्स जो है ना वो मेरे ख्याल से एक शायद गलती भी कर रहे होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करें। ये कहाँ पे जो है वो लैक कर जाते हैं, ये कहाँ पे लूप होल जो है वो क्रिएट हो रहा होता है कि इस प्रॉब्लम को या तो समझ नहीं पा रहे होते हैं या इसको हल नहीं कर पा रहे होते। एग्जैक्टली, जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते हैं। बच्चों को ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, जब हम कहते हैं हर वक्त रोया मत करो, हर वक्त रोना शुरू कर देते हो, हर जगह हंसना नहीं होता, यू हैव टू बिहेव दिस वे, अप्रोप्रिएटली बिहेव करें, तो बच्चों को लग रहा होता है कि दे आर नॉट राइट, वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कह रहे। कि जहाँ पर उनको हमेशा ये टोक दिया जाता है कि नहीं, हर वक्त हंसना नहीं है, हर महफिल में हंसना नहीं होता, या हर जगह रोना नहीं शुरू कर देना होता, तो यहाँ पर उनकी इमोशंस को वैलिडेशन नहीं मिल रही होती, उनको ये नहीं बताया जा रहा होता कि नो, यू कैन बिहेव, यू कैन फील इन दैट वे, आप इस तरह फील कर सकते हो। मैं भी जब आपके जितना था, हम बच्चों को ना अपने जैसा समझना शुरू कर देते हैं कि हम तो अडल्ट्स हैं, हम ग्रोन अप अडल्ट्स हैं, लेकिन हमें लगता है कि बच्चे भी हमारी तरह से फील करना शुरू कर दें, हमारी तरह से एक्सप्रेसिव हो, हमारी तरह से बिहेव करें, बट दे कांट बी लाइक अस। इतनी इस एज पे वो हमारे जैसे नहीं हो सकते, दे हैव, उनकी अभी ग्रोथ होनी है, तो हमें उनको वैलिडेट करना है कि जब हम आपके एज में थे तो हम भी ऐसे कर लेते थे, ठीक है, तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए, हमने ये फेस किया तो ये हुआ। तो आप अपने एग्जांपल्स देके उनको उनके नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना, मैनेज करना सिखा सकते हैं, और पॉजिटिव इमोशंस ऑफ कोर्स दे नीड वैलिडेशन के, दे कैन फील दैट वे। हम हफ्सा, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही खुद ये बात की कि देखें, मतलब बच्चे जो है वो हमारी पोजीशन पे नहीं होते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, बीइंग पेरेंट्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग होती हैं, बर्डन्स भी अलग होते हैं, और बच्चों के ऊपर शायद वो स्ट्रेस भी नहीं होता। आपने कहा कि पेरेंट्स को जो है उस तरीके से बिहेव करना है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपके ऊपर इतना बर्डन है तो कभी आप स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, आप गुस्सा भी कर सकते हैं, वो चीज़ जो है वो किस तरीके से अवॉइड की जाए?
देखिए, आप अगर अपने बच्चे को आइडियल वेज में नर्चर करना चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेसर्स एज वेल। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेस के सोर्सेज क्या हैं, आप स्ट्रेस को हैंडल कैसे करते हैं। आपने एग्जैक्टली उस सिचुएशन में जब आप इवन, क्योंकि जहाँ पर हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं तो नेगेटिव इमोशंस भी हैं। स्ट्रेस कहाँ से आता है? आप एंशियस फील कर रहे हैं तो आप स्ट्रेसफुल फील कर सकते हैं। आप मेलनकोलिक स्टेट में हैं तो यू कैन हैव स्ट्रेस। आप गुस्से में हैं या कोई फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, यू कैन हैव दैट स्ट्रेस इन योर बॉडी। ठीक है, तो दैट्स ट्रू, ये होगा, ये होता है, और बच्चा भी इस सिचुएशन में जा सकता है, उसको भी स्ट्रेस हैंडल करना है। ठीक है, तो आपने बच्चे को अपनी जो आप स्ट्रेस में अपने आप को जैसे मैनेज कर रहे हैं वो भी आपने उसको शो करना है। हाउ आर यू मैनेजिंग योरसेल्फ? तो बिफोर यू रेज अ किड, बिफोर यू इवन थिंक ऑफ हैविंग अ किड, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस। अच्छा, मैंने भी अपने इंट्रो में एक बात की थी और आपने भी अपनी बात के दौरान ये बात दोहरा दी कि एक्सपेक्टेशंस जो हम बच्चों से लगाते हैं, इंसान को इंसान से एक्सपेक्टेशंस होना ये एक नेचुरल अमल है। जितना हम लोग ये जिक्र करें कि एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस ना लगाएंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं इसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए मेरा ख्याल है, और ख़ास तौर पर अपने बच्चों के साथ जो है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि उनका बेहतर मुस्तकबिल हो तो उनको इतना बाउंड नहीं करना चाहिए एक्सपेक्टेशंस के थ्रू। एग्जैक्टली, देखिए आपने जिस तरह बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, लेकिन अगेन यू सेड कि किसी हद तक होनी चाहिए। इतना फिक्सेटेड भी नहीं हो जाना चाहिए बच्चे को लेके कि बस जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं ही विल बिकम दैट पर्सन, बस वो यही बंदा बनेगा। फिर हमने उसको फिक्सेट कर दिया है, वो उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। वो बस एक हमने पिक्चर दिखा दी है बच्चे को कि यू हैव टू बिकम दिस वे, तो बस वो उसने उसी चीज़ को, उसी आइडिया को लेके जो है ग्रो करना है कि नहीं बस मेरे से ये बनना है, आई नीड नॉट टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स इन वर्ल्ड। तो वो एक बड़ा फिक्सेटेड सा स्टाइल है कि आप बच्चे को फिक्सेट कर देते हैं, उसकी थिंकिंग फिक्सेट कर देते हैं, वो बाकी चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकता। तो जैसे हम रिलीजन, इस्लाम में भी कहा जाता है कि जब वालिदैन के कुछ फ़राइज़ हैं और कुछ हकूक़ भी हैं, तो हम दोनों टर्म्स में देखते हैं, जहाँ पर फिर बच्चे के भी कुछ हकूक़ आ जाते हैं, जहाँ पे वालिदैन के फ़राइज़ हैं। तो ये एक टू वे प्रोसेस है जहाँ पे बच्चों के भी हकूक़ हैं, फ़राइज़ हैं, और वालिदैन के भी हकूक़ व फ़राइज़ हैं। तो एक लिमिट होती है, एक हद तक आपके हकूक़ हैं और एक हद तक आपके फ़राइज़ भी हैं। यू हैव टू। अब दो चीज़ें, एक तो बच्चा आपके घर पे है, दूसरा स्कूल में है। अब घर वाला पार्ट आप देख लेते हैं, स्कूल वाले पार्ट को आप कैसे मैनेज करें? पीटीएम्स होती हैं, मदर्स जाती हैं और वो एक जो टीचर की तरफ से एक रिव्यू आपको दिया जाता है, उसी के बेस पे आप अपने बच्चे का आधे दिन का दिमाग बना लेते हैं कि मेरा बच्चा आधा दिन ये करता है। लेकिन ये स्कूलिंग प्रोसेस में कैसे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो टीचर पे रहना देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की है बच्चे की नर्चरिंग में। और जब स्टार्ट में आप बच्चे को एडमिशन कराते हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस तरह के स्कूल में उसका एडमिशन करा रहे हैं। क्या आपने उसका इन्वायरमेंट चेक किया है? क्या आपने उसका करिकुलम चेक किया है? क्या आप क्योंकि देयर आर सम वैल्यूज़ एज वेल जो वालिदैन अपने बच्चों में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो आपको वो भी क्रॉस चेक करना पड़ता है कि क्या इस स्कूल से कुछ कोहेरेंस है, जो घर में जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जो वैल्यूज़ सिखाई जा रही हैं, स्कूल में भी उसको अच्छा, ये वैल्यूज़ का आपने बात की, एक और चीज़ आ जाती है और वो आती है आपके घर का माहौल और स्कूल का माहौल। और उसमें सिर्फ आपकी एक वैल्यूज़ नहीं, बहुत सारे उसमें इवन आपके सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी आ जाता है। क्या ये सही अमल है कि बच्चों की बेहतर एजुकेशन के लिए आप अपना पेट काट के बच्चे को अपने से 3 गुना अच्छे स्कूल में भेजेंगे और बच्चा फिर वहाँ से जो कुछ सीखता है ना, वो उसका शायद एजुकेशनल लर्निंग तो हो जाती है, लेकिन बच्चे के अंदर एक एहसास कमतरी पैदा होती है? यस, इट कैन बी पॉसिबल। देखिए, वालिदैन को अगेन ये प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करते हैं कि वो अगर अपर क्लास के स्कूल में या जो अपने क्लास सिस्टम की बात की, अपर क्लास के स्कूल में एडमिशन करवाना भी चाह रहे हैं, तो उनकी प्रायोरिटी क्या है? क्या वो किस तरह के एजुकेशनल इन्वायरमेंट से इंस्पायर्ड हैं? क्या वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अमीरों के साथ उठे बैठे, या फिर वो कंटेंट पे फोकस करना चाहते हैं कि वो किस तरह का कंटेंट जो है बच्चे को सिखाना चाहते हैं? तो इट डिपेंड्स कि वो उनकी प्रायोरिटी क्या है। तो अगर ये इस तरह का कोई होगा कि नहीं, इट डिपेंड्स, आई नो, लेकिन आप एज अ साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करेंगे प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए? आई थिंक एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पर इक्वालिटी हो,
यू कैन सी इक्वालिटी, वहाँ पर डिफरेंसेस ना हो। बट अगेन आपने इनिशियली 4 to 5 years में जो बच्चे की जो पहले 4-5 साल होते हैं वो क्रूशल होते हैं। बच्चे की जितनी डेवलपमेंट हुई है, बच्चे की सेल्फ इस्टीम तो कुछ हद तक डेवलप हो गई होगी, ठीक है। अब वो डिसाइड कर सकता है अपने लिए। डू यू रियली थिंक कि यूनिवर्सिटी तक हमारी सेल्फ इस्टीम डेवलप हो जाती है? अच्छा, ये जब तक आप प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आते तब तक आपको सेल्फ वर्थ अपनी पता नहीं लगती। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आई नो दूसरों का अलग होगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल देखिए इंसान हर दिन ग्रो करता है, हर दिन वो इवॉल्व करता है, वो अपने बारे में हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। हम अपने बारे में भी ये नहीं कह सकते कि वी कम्प्लीटली नो आवरसेल्व्स, बिकॉज हर नए दिन हमारे कुछ नया आविष्कार हो रहा होता है हमारे सामने, हमारे अपने ही बारे में, ठीक है। लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि कुछ इनिशियल जो ईयर्स होते हैं बच्चे की परवरिश के, उसकी डेवलपमेंट के, वो क्रूशल होते हैं। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई हो जाती हैं, वो आने वाले चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये बच्चा जो है बड़ा हो के ये कर सकता है या ये बन सकता है, इसकी सेल्फ इस्टीम स्ट्रॉन्ग होगी, ही और शी विल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ। तो इस तरह की प्रेडिक्शंस होती हैं। ये अटैचमेंट स्टाइल से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ये पेरेंटिंग स्टाइल से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। आपसे ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी एज होती है जहाँ पे आपको बच्चे के इमोशंस को समझना जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए? क्योंकि यूजुअली जब आप देखते हैं तो 2 या 2.5 साल के बच्चे होते हैं, तब तक वो बोल नहीं पा रहे होते या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं, लेकिन शायद उनकी उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो पेरेंट्स के लिए बेहतरीन क्या टाइम है, क्या टाइम स्पेन है जिसमें वो कंसिडर करें कि हमारे बच्चे को किस तरीके से हमने अंडरस्टैंड करना? अगर इमोशंस की आप बात कर रही है ना, तो इमोशंस तो फर्स्ट 3 to 4 months के बाद जो है वो बच्चे इमोशनली एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। दे स्टार्ट रोते हैं और वो मुस्कुराते भी हैं माँ को देख के। उसका माँ के साथ जो एक अटैचमेंट डेवलप हो गई है, तो जब माँ का चेहरा देखेगा या उसको स्मेल फील होगी माँ की, तो प्राइमरी केयर गिवर जो भी है तो ही और शी विल गिव अ स्माइल। बच्चा स्माइल देता है, मतलब उसने इमोशनल सीख लिए हैं, वो इमोशनली एक्सप्रेसिव हो गया है, ठीक है। और इस एज के बाद बच्चे का किस तरह का कनेक्शन डेवलप हो रहा है प्राइमरी केयर गिवर के साथ, अटैचमेंट कैसी है, इससे उसका कनेक्शन भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कनेक्शन है। और स्ट्रेंजर एंजाइटी की एक बात होती है कि बच्चे जब माँ से दूर जाते हैं या प्राइमरी केयर गिवर से दूर जाते हैं तो वो एंशियस फील करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट क्राइंग कि मेरी माँ या मेरा जो केयर गिवर था मुझे छोड़ के चला गया है। तो मतलब कि इमोशंस फील करना और एक्सप्रेस करना बच्चा बहुत 4-5 months की जो एज है उस पर स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, सही बात है। लेकिन हम लोग जब जिक्र कर रहे हैं बच्चों के मूड्स के हवाले से, अपनी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, सो आपके पास जो केसेस आते हैं बच्चों से रिलेटेड, उसमें ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम्स आप क्या देख रही हैं? बच्चों वालदैन को बच्चों से क्या इशू है कॉमन, या बच्चों को अपने वालदैन से क्या इशू है कॉमन? देखिए वो यस, आई वाज स्टडीइंग दिस थिंग समवेयर कि वालदैन जो हमारे वालदैन ही कहते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ये अडल्ट इनको हम कहते हैं, उन्हें लगता है कि दे आर नॉट ओल्ड, दे आर यंगर, वो जवान है, वो अपने बच्चों को समझ सकते हैं या उनको अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। और बच्चों को ऑन द अदर हैंड, ये यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि दे आर ओल्ड इनफ टू डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। तो एग्जैक्टली यही सीन हो रहा होता है, यही कॉन्फ्लिक्ट है कि वालदेन को लगता है कि दे आर मोर एक्सपीरियंस, दे आर मोर क्वालिफाइड, दे कैन हैंडल देयर किड्स वेरी वेल। और ऑन द अदर हैंड्स बच्चों को ऐसा लगता है, देखा ही है, मैंने यही देखा है, और बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बच्चे कहते हैं वालदैन को आपने देखा ही क्या है। यस, ओके, सो लेकिन ये आपको नहीं लगता लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से है? यस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, इनस्टेबल रिलेशनशिप्स हैं, ये स्टार्ट से ही अगेन ये बड़े स्टार्ट से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। पहले 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 4-5 साल ऑफ कोर्स। ओके, और हमें यही लगता है ख़वातीन हज़रात कि पहले 4 साल ही बच्चे को कुछ फील नहीं बिल्कुल होता, आज़ाद छोड़ उसके बाद हम लोग जो है इस पे तवज्जो देंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, और ये कि अपने बच्चों को पहले 5 साल जो है ना वो इम्पोर्टेंस देनी है, सिर्फ और सिर्फ उनका ख्याल रखने से रिलेटेड नहीं, उनकी वैल्यूज़ पे भी, उनके इमोशंस पे भी, और वो तमाम तर चीज़ जो एक बड़े इंसान को फील होती है, मैंने यूजुअली देखा भी अपने इर्द गिर्द भी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि बच्चे को 5-6 साल तक की उम्र में बिल्कुल लिवरेज दे देते हैं कि तो अभी बच्चा है, इसको तो समझ नहीं आ रही, इसको क्या समझाना है, इसको क्या डांटना, इसको क्या चीज़ बतानी, इसको तो अभी छोड़ दो, बड़े होकर ठीक हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है ना वो तब्दील होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच हफ्सा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीनो हज़रात, वही मैसेज है कि बच्चों पे फोकस करें, आने वाली जनरेशन है आपकी, और अगर आप चाहते हैं
कि आपकी एक वो कहते हैं ना कि हर किसी को ये ज़रूरी होता है कि उसका बच्चा जो है वो जब पहचाना जाए या पुकारा जाए तो उसको फ़ख्र से जो है ना वो बुलाया जाए और आप भी जो है वो एक नाज कर सकें अपने बच्चे पे। तो उसके लिए कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ कम्युनिकेट करें और पूछें कि कहाँ पे जो है उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे जो है वो आपकी हेल्प जो है वो उनको दरकार है। डेफिनेटली। मुझे रुशना कुसुम पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।